हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। आज के लेक्चर में हम अपना यूपीएससी ईपीएफओ का मॉक टेस्ट नंबर 12 देखेंगे। मॉक टेस्ट नंबर हमारा 12 होगा। इससे पिछले लेक्चर में हमने अकाउंट्स का लेक्चर देखा था। अकाउंट्स के हमने 27 लेक्चर कवर कर लिए हैं और 12th क्लास एनसीईआरटी हमारा चैप्टर 4 चल रहा है, जिसका हमने पार्ट 1 किया था। उसको हम एक दो पार्ट में और बाकी हम बचा हुआ कवर कर लेंगे, जिसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है क्लास 12 की। यहाँ से आपको मिनिमम 2 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल जाएंगे न्यूमेरिकल फॉर्म में। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे जो क्लास 12 की एनसीईआरटी के हम जो आपको चैप्टर करा रहे हैं अकाउंट्स के, वो आप ज़रूर रेफ़र कीजिए। कम से कम उनको 2 बार ज़रूर देखिए। वहाँ से आपको कम से कम 2 न्यूमेरिकल देखने को ज़रूर मिलेंगे डायरेक्टली। तो आज के लेक्चर में हम अकाउंट्स के और इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस के क्वेश्चन कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हमने 17 क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन हमारे अकाउंट्स पर बेस्ड होंगे और 7 क्वेश्चन इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस के होंगे। आगे आने वाले अब हमने एक डिसीजन लिया है कि हम आपको हर वीक मिनिमम एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि हम फुल लेंथ आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराएं, तो अब हम आगे से हर वीक आपको फुल लेंथ एक मॉक टेस्ट, कम से कम एक मॉक टेस्ट हमारा फुल लेंथ ज़रूर आएगा। और ये जो मॉक टेस्ट हमारे 15, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन के आते हैं वो तो आते ही रहेंगे, लेकिन साथ ही एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट हम आपको कराएंगे, जिसमें 120 क्वेश्चन, जैसे कि आपको पता है ईपीएफओ के एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो रहेंगे। जिसमें हमारे इंग्लिश का सेक्शन, मैथ, रीजनिंग, जनरल स्टडीज़ और अकाउंट्स स्पेशल, ईपीएफओ स्पेशल्स के जो सेक्शन है अकाउंट्स, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड सोशल सिक्योरिटी, और साथ में हमारा करंट का भी पोर्शन रहेगा। और उसके बाद फिर हम कुछ टेस्ट कराने के बाद आपको फिर हम कोशिश करेंगे कि आपको यूपीएससी आईएएस के करंट बेस्ड क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराएं, मॉक टेस्ट कराएं, जो कि ओनली करंट बेस्ड होंगे। करंट बेस्ड, जिसमें हम मई 2020 से लेकर अब तक टिल डेट जितनी भी हमारी करंट चल रही है यूपीएससी एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, उस पर बेस्ड हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मॉक टेस्ट की फॉर्म में प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। और उसका लेवल जो रहेगा बिल्कुल अप टू द मार्क रहेगा। एकदम आपको फील आएगी कि आप यूपीएससी का ही एग्ज़ाम दे रहे हैं। हम आपको इस तरह के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे जो कि बाइलिंगुअल होंगे, जैसे कि हम आपको मॉक टेस्ट में प्रोवाइड कराते हैं। तो शुरू करते हैं आज के अपने लेक्चर से। हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे कि एक चीज़ और कि हम हर लेक्चर में कोशिश करते हैं कि एक चैप्टर, जैसे अकाउंट्स का हमने लिया है, तो अकाउंट्स के चैप्टर से जितने कोई भी एक चैप्टर जो हम पुट करते हैं क्वेश्चंस आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराने के लिए, जैसे कि ये तलपट का चैप्टर है ट्रायल बैलेंस का, इससे पहले भी ट्रायल बैलेंस के चैप्टर से हमने क्वेश्चंस लिए थे। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस वहाँ पॉसिबिलिटी रहती है बनने की, वो सारे ही क्वेश्चन हम कवर करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम एक चैप्टर से ही हम जितने भी अपने मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन रखते हैं किसी भी चैप्टर के, तो एक ही चैप्टर से ज़्यादातर क्वेश्चंस पुटअप करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको कन्फ्यूज़न भी ना रहे और एक चैप्टर से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे बन जाएं और आपका आंसर एग्जाम हॉल में क्वेश्चन छूटने की संभावना कम से कम हो जाए। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। जब तलपट का मिलान सही हो पाता है तो निम्न में से किस चरण में अशुद्धि की संभावना होती है? When the trial balance is not matched, in which of the following steps is the possibility of inaccuracy or errors? यहाँ errors वर्ड ज़्यादा बेहतर रहेगा। पहला है हमारा सहायक बहियों का योग करना, डूइंग द हेल्प ऑफ लेजर अकाउंट्स। थोड़ा यहाँ ट्रांसलेशन मिस्टेक है। डूइंग द एडिशन ऑफ लेजर अकाउंट्स। रोज नामचा से प्रविष्टियों की खाता बही में खतौनी करना, टू कंपोज द एंट्रीज इन द लेजर ऑफ द एंट्रीज फ्रॉम द जर्नल। खातों के शेष की गणना करना, टू कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ अकाउंट्स। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 2, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका अगर डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको देखना है तो आप हमारे तलपट का चैप्टर का या तो वीडियो डिस्कशन लेक्चर देख सकते हैं, या फिर हमारी पीडीएफ भी परचेज कर सकते हैं, जो कि हमने बहुत नॉमिनल प्राइस पर रखी है। जब तलपट का मिलान नहीं हो पाता है तो इसका अर्थ ये हुआ कि कम से कम एक अशुद्धि अवश्य हुई है, तथा हो सकता है कि मिलान करते समय निम्न में से किसी चरण में अशुद्धि हुई हो। क्योंकि जो तलपट होता है उसका जो मैचिंग की जाती है, मिलान किया जाता है, उसमें नाम और जमा साइड, नाम और जमा का जो योग होता है, यानी कि नाम डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का जो सम होता है, और दूसरी साइड नाम और जमा का जो शेष होता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की जो रिमेनिंग रहती है, और इधर जो
क्रेडिट साइड और नाम साइड की जो सम रहता है, इन दोनों को मैच करना चाहिए, तभी तलपट का मिलान हो पाता है। इसमें निम्नलिखित अशुद्धियों की संभावना रहती है, या तो सहायक बहियों का योग करने में हुई हो, रोज नाम जैसे प्रविष्टि की खाता बही में खतौनी, खातों के शेष की गणना करने में अशुद्धि हुई हो, खातों के शेष को तलपट में ले जाने में अशुद्धि हुई हो, या तलपट के स्तंभों का योग करने में इस अशुद्धि हुई हो। इनमें से कोई भी अशुद्धि की संभावना हो सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, तलपट तैयार करने की योग विधि। जैसे कि आपको पता ही होगा, अगर आपने हमारे लेक्चर देखे हैं तो तलपट तैयार करने की 3 विधियां होती हैं। योग विधि, दूसरी होती है शेष विधि, योग विधि को टोटल्स मेथड भी कहते हैं, टोटल्स मेथड। इसी तरह शेष विधि को बैलेंसेस मेथड भी कहते हैं, बैलेंसेस मेथड। और इस एक होती है योग एवं शेष विधि, योग एवं शेष विधि, जिसे या शेष एवं योग विधि, जिसे बैलेंसेस कम टोटल्स मेथड भी कहते हैं। ये दोनों का मिला जुला स्वरूप होता है। तलपट तैयार करने की योग विधि के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टोटल्स मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। स्टेटमेंट 1, इस विधि के अंतर्गत खाता बही के केवल नाम पक्ष का योग अलग से ज्ञात किया जाता है। अंडर दिस मेथड ओनली द सम ऑफ द नेम साइड और डेबिट साइड, नेम साइड कौन सी होती है, डेबिट साइड ऑफ द लेजर इज डिटरमाइंड सेपरेटली। नेम साइड को हम अकाउंट की भाषा में डेबिट साइड ही कहते हैं, और जमा पक्ष को हम डिपॉजिट साइड ना कहकर क्रेडिट साइड कहते हैं। अकाउंट्स की भाषा में क्रेडिट साइड कहा जाता है। स्टेटमेंट 2, ये विधि व्यापक रूप से प्रयोग में नहीं लाई जाती। दिस मेथड इज नॉट वाइडली यूज्ड। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल 2, क्योंकि इस विधि को व्यापक रूप से प्रयोग में नहीं लाया जाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, जबकि पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। योग विधि की यहाँ परिभाषा दी है, इस विधि के अंतर्गत खाता बही के प्रत्येक पक्ष, चाहे वो नाम हो या जमा पक्ष हो, इनका योग अलग से ज्ञात किया जाता है और उन्हें तलपट के संबंधित स्तंभों में सूचीबद्ध किया जाता है। हालांकि यह विधि व्यापक रूप से प्रयोग में नहीं लाई जाती, क्योंकि ये विभिन्न खातों के शेषों की शुद्धता की जांच एवं वित्तीय विवरण बनाने में सहायता नहीं करता है। टोटल मेथड्स, अंडर दिस मेथड द सम ऑफ ईच साइड डेबिट एंड क्रेडिट of the ledger is known separately and they are listed in the respective columns of the trial balance. However, this method is not widely used as it does not help in checking the accuracy of balances of various accounts and making financial statements. अगला क्वेश्चन नंबर 3, तलपट तैयार करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि व्यापक रूप से प्रयोग में लाई जाती है? Which one of the following methods is widely used to prepare ट्रायल बैलेंस। थोड़ा ट्रांसलेशन एरर हो जाती है तो आप प्लीज माइंड मत किया कीजिए। ऑप्शन ए योग विधि, जिसे टोटल्स मेथड भी कहते हैं। ऑप्शन बी शेष विधि, जिसे बैलेंसेस मेथड्स भी कहते हैं। ऑप्शन सी योग एवं शेष विधि, टोटल कम बैलेंसेस मेथड भी कहते हैं। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो तलपट तैयार करने में निम्न में से कौन सी विधि व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है, कौन सी वाइडली यूज्ड जो है आपकी मेथड है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शेष विधि। शेष विधि को व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। इसकी डिटेल्स के लिए आप हमारा ट्रायल बैलेंस वाला चैप्टर भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, तलपट ज्ञात करने की शेष विधि के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बैलेंस मेथड ऑफ फाइंडिंग द ट्रायल बैलेंस। बैलेंसेस मेथड ऑफ फाइंडिंग द ट्रायल बैलेंस। स्टेटमेंट 1, तलपट में साधारणतया देनदारों के व्यक्तिगत खातों की राशि को दर्शाया जाता है। द ट्रायल बैलेंस यूजुअली शोज द अमाउंट ऑफ द इंडिविजुअल अकाउंट्स ऑफ द डेप्टर्स। स्टेटमेंट 2, तलपट में साधारणतया लेनदारों के व्यक्तिगत खातों की राशि को दर्शाया जाता है। द ट्रायल बैलेंस यूजुअली शोज द अमाउंट ऑफ द इंडिविजुअल अकाउंट्स ऑफ द क्रेडिटर्स। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तलपट में साधारणतया देनदारों के व्यक्तिगत खातों के शेष के स्थान पर विविध देनदार राशि को दर्शाया जाता है, ना कि व्यक्तिगत देनदारों के खाते की राशि को दर्शाया जाता है, बल्कि विविध देनदार राशि को दर्शाया जाता है। इसी प्रकार लेनदारों के भी व्यक्तिगत खातों की राशि के स्थान पर विविध लेनदारों की राशि को दर्शाया जाता है। द ट्रायल बैलेंस यूजुअली शोज द अमाउंट ऑफ मिसलेनियस डेप्टर्स in place of the balance
of the individual accounts of the debtors. Similarly, the amount of the miscellaneous creditors is shown in the place of amount of the individual accounts of the creditors. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तलपट ज्ञात करने की योग एवं शेष विधि के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टोटल कम बैलेंसेस मेथड ऑफ फाइंडिंग द ट्रायल बैलेंस। स्टेटमेंट 1, ये विधि शेष एवं योग विधि का सम्मिश्रण है। दिस मेथड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बैलेंसेस एंड टोटल मेथड्स। स्टेटमेंट 2, इस विधि में राशि के लिए 4 स्तंभ तैयार किए जाते हैं। इन दिस मेथड 4 कॉलम्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अमाउंट। स्टेटमेंट 3, 2 स्तंभ विभिन्न खातों के नाम योग लिखने के लिए तथा अन्य 2 स्तंभ इन खातों के जमा योगों को लिखने के लिए होते हैं। द 2 पिलर्स आर फॉर राइटिंग द टोटल डेबिट ऑफ डिफरेंट अकाउंट्स एंड द अदर टू कॉलम्स आर फॉर राइटिंग द टोटल क्रेडिट्स ऑफ दिस अकाउंट्स। यहाँ 2 पिलर्स की जगह 2 कॉलम्स होगा। 2 कॉलम्स फॉर राइटिंग द टोटल डेबिट ऑफ डिफरेंट अकाउंट्स एंड द अदर 2 कॉलम्स आर फॉर राइटिंग द टोटल क्रेडिट्स ऑफ दिस अकाउंट्स। ऑप्शन है केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1 और 3 और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगर आपने मेरे ये लेक्चर नहीं देखे हैं अकाउंट्स के तो आप इनमें से शायद कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि हमारे जो हमने अकाउंट्स पर लेक्चर बनाए हैं वो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है और हमने बिल्कुल सेलेक्टेड पोर्शन को ही जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है हमने बिल्कुल उसी पर ही फोकस किया है। एकदम वर्ड टू वर्ड हमने ऐसे ही लेक्चर बनाए हैं जहां आपको एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1 और 2। ये विधि शेष एवं योग विधि का सम्मिश्रण है, जैसा कि पहले स्टेटमेंट में बताया गया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा, इस विधि में राशि के लिए 4 स्तंभ तैयार किए जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल ठीक है। इस विधि में राशि के लिए 4 स्तंभ तैयार किए जाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट था हमारा 2 स्तंभ विभिन्न खातों के नाम और जमा योग लिखने के लिए तथा अन्य 2 स्तंभ इन खातों के नाम और जमा शेषों को लिखने के लिए होते हैं। और यहाँ पर आप वर्डिंग देखिए इस स्टेटमेंट की, 2 स्तंभ विभिन्न खातों के नाम योग लिखने के लिए तथा अन्य 2 स्तंभ इन खातों के जमा योगों को लिखने के लिए होते हैं। बल्कि जबकि ये स्टेटमेंट गलत है और हम सही इसमें स्टेटमेंट क्या है कि 2 स्तंभ विभिन्न खातों के नाम और जमा दोनों का योग लिखने के लिए होते हैं तथा अन्य 2 स्तंभ इन खातों के नाम और जमा शेषों को लिखने के लिए होते हैं। यानी कि डेबिट और क्रेडिट के जो बैलेंसेज हैं उनको लिखने के लिए होते हैं 2 कॉलम और 2 कॉलम होते हैं डेबिट और क्रेडिट के सम को लिखने के लिए, जोड़ को यानी कि जमा को लिखने के लिए। तो दिस मेथड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बैलेंसेज एंड टोटल मेथड्स। In this method 4 columns are prepared for the amount, 2 columns are for writing the totals of debit and credits of the different accounts and the other 2 columns are for writing the balances of debits and credits of these accounts। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तलपट ज्ञात करते समय जो अशुद्धियां प्रारंभिक लेख की बहियों के अभिलेखन के समय या खाता बही में खतौनी के समय हो जाती हैं क्या कहलाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? What are the errors that occur when finding the trial balance at the time of recording the books of the original entry or at the time of the posting in the ledger। ऐसी अशुद्धियों को क्या कहते हैं जो प्रारंभिक लेख के समय बहियों के अभिलेखन में होती हैं या खाता बही में खतौनी के समय होती हैं। खाता बही कौन सा होता है? लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट जो होता है उसमें पोस्टिंग के दौरान जो एरर्स आते हैं ऐसे एरर्स को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है लेख अशुद्धियाँ, एरर्स ऑफ कमीशन, सैद्धांतिक अशुद्धियाँ, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, ऑप्शन सी लोप अशुद्धियाँ, एरर्स ऑफ ओमिशन, ऑप्शन डी क्षतिपूरक अशुद्धियाँ, कंपनसेटिंग एरर्स। तो इसका सही आंसर है, इसमें आपको डेफिनेशन इन चारों की पता होना चाहिए तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लोप अशुद्धियाँ, एरर्स ऑफ ओमिशन। ये अशुद्धियाँ प्रारंभिक लेख की बहियों के अभिलेखन के समय या खाता बही में खतौनी के समय की जाती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। पहली है पूर्ण लोप अशुद्धि, एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन, और दूसरी है आंशिक लोप अशुद्धि, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। दीज errors occur at the time of recording the books of the original entry or at the time of posting in the ledger account. It is of 2 types, error of complete omission और error of partial omission। अगला क्वेश्चन नंबर 7। तलपट ज्ञात करने में निम्न में से किस प्रकार की अशुद्धियाँ लिपिकीय अशुद्धियाँ कहलाती हैं? हमने आपको बताया कि आपको इन चारों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। Which of the following types of errors are called clerical errors in determining the trial balance? ऑप्शन ए लेख अशुद्धियाँ, एरर्स ऑफ कमीशन, ऑप्शन बी सैद्धांतिक अशुद्धियाँ, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स, ऑप्शन सी लोप अशुद्धियाँ, एरर्स ऑफ ओमिशन, और ऑप्शन डी
क्षतिपूरक अशुद्धियाँ, कंपनसेटिंग एरर्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है लेख अशुद्धियाँ। लेख अशुद्धियों को ही हम लिपिकीय अशुद्धियाँ भी कहते हैं, क्योंकि ये लिखने के दौरान या रिकॉर्डिंग के दौरान किसी तरह का लिपिकीय एरर की वजह से होती है, यानी कि जो रिकॉर्डिंग एरर होता है, रिकॉर्ड्स में जो मेंटेन करने में जो क्लियर अकाउंटेंट होता है उनके द्वारा जो एरर होते हैं उसी को ही लेख अशुद्धियाँ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्षतिपूरक अशुद्धियों के संबंध में निम्न में से सही कथन चुनिए। इसके लिए भी आपको क्षतिपूरक अशुद्धि की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग द कंपनसेटिंग एरर्स। स्टेटमेंट 1, इन अशुद्धियों का प्रभाव केवल नाम खातों पर पड़ता है, जमा खातों पर नहीं पड़ता है। दीज इम्प्योरिटीज और दीज एरर्स ओनली अफेक्ट द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट, इट डज नॉट अफेक्ट द क्रेडिट साइड। स्टेटमेंट 2, ऐसी अशुद्धियां तलपट के मिलान पर प्रभाव नहीं डालती हैं। सच एरर्स डू नॉट अफेक्ट द मैचिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल दो। ये अशुद्धियां तलपट के ऐसी अशुद्धियां जो क्षतिपूरक अशुद्धियां होती हैं। क्षतिपूरक से क्या समझ रहे हैं आप, इसका इंग्लिश वर्जन जो है कंपनसेटिंग, इसी से आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर एक जगह अशुद्धि हो रही है एक कॉलम में तो दूसरा कॉलम उसको कंपनसेट कर रहा है। तो इसका मतलब कंपनसेट करने का मतलब है उसकी भरपाई कर रहा है। जब भरपाई हो रही होगी उसमें तो जाहिर सी बात है कि अशुद्धियों का प्रभाव मिलान पर नहीं पड़ेगा, मैचिंग पर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए आप हमारा लेक्चर इसमें रेफर कर सकते हैं, जो हमने अकाउंट्स पर ट्रायल बैलेंस पर जो लेक्चर लिया है, कंप्लीट लेक्चर, एक ही लेक्चर में हमने पूरा ट्रायल बैलेंस समझाया है। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी केवल दो। क्षतिपूरक अशुद्धियां जब दो या दो से अधिक अशुद्धियां इस प्रकार होती हैं कि इनका शुद्ध प्रभाव खातों के नाम पक्ष व जमा पक्ष पर नहीं पड़ता है, तो ऐसी अशुद्धियां क्षतिपूरक अशुद्धियां कहलाती हैं। ऐसी अशुद्धियां तलपट के मिलान पर प्रभाव नहीं डालती हैं। When two or more errors occur in such a way that do not have a net effect on the debit side and the credit side of the accounts, then such errors are called compensating errors. Such impurities or such errors do not affect the matching of the trial balance. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हिरांस के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डेप्रिसिएशन। हिरांस डेप्रिसिएशन जो होता है। स्टेटमेंट 1, हिरांस का संबंध स्थायी संपत्तियों से होता है। डेप्रिसिएशन इज रिलेटेड टू परमानेंट प्रॉपर्टीज और फिक्स्ड एसेट्स। स्टेटमेंट 2, हिरांस का सामान्य अर्थ होता है कि समय बीतने के साथ किसी स्थायी परिसंपत्ति के मूल्य में कमी आना। ए जनरल मीनिंग ऑफ अ डेप्रिसिएशन इज दैट विद द पासेज ऑफ टाइम द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट डिक्रीजेज। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों। स्थायी परिसंपत्तियां ऐसी परिसंपत्तियां हैं जिनका व्यवसाय में उपयोग एक लेखा वर्ष से अधिक अवधि तक होता है। स्थायी परिसंपत्तियों तकनीकी तौर पर इन्हें हिरांसमान या अवशेषण योग्य परिसंपत्ति डेप्रिशिएबल एसेट्स कहते हैं। इनका उपयोग यदि उपयोग करना प्रारंभ कर लेते हैं तो इनके मूल्य में कमी आने लगती है। सामान्य रूप से मूल्य ह्रास का अर्थ है उपयोग, समय बीतने या अप्रचलन के कारण स्थायी परिसंपत्ति के मूल्य में कमी आना। फिक्स्ड एसेट्स are assets that are used in business for more than one accounting year. If you start using permanent assets, technically these are called depreciable assets, then their value start to decrease. In general, price depreciation means a decrease in the value of a permanent asset due to use or passage of time or obsolescence. Obsolescence किससे कहते हैं? अप्रचलन या प्रचलन के बाहर होना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ह्रास के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन। स्टेटमेंट 1, ऐसी स्थायी परिसंपत्तियां जिनका जीवन काल 5 वर्ष से अधिक होता है ह्रास योग्य होती हैं। परमानेंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स हुज लाइफ स्पैन इज मोर देन 5 years आर डेप्रिशिएबल। स्टेटमेंट 2, मशीन, संयंत्र, फर्नीचर, भवन, कंप्यूटर, ट्रक, उपकरण आदि स्थायी परिसंपत्तियों का ह्रास होता है। मशीन, प्लांट, फर्नीचर, बिल्डिंग, कंप्यूटर, ट्रक, इक्विपमेंट एटसेट्रा
परमानेंट एसेट्स आर डेप्रिशिएबल और फिक्स्ड एसेट्स आर डेप्रिशिएबल। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल दो। स्थायी परिसंपत्तियां ऐसी परिसंपत्तियां हैं जिनका व्यवसाय में उपयोग एक लेखा वर्ष से अधिक अवधि तक होता है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर के एक्सप्लेनेशन में देखा था। मशीन, संयंत्र, फर्नीचर, भवन, कंप्यूटर, ट्रक, उपकरण आदि ह्रास योग्य परिसंपत्तियों के उदाहरण हैं। परमानेंट एसेट्स आर एसेट्स दैट आर यूज्ड इन बिजनेस फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। मशीन्स, प्लांट्स, फर्नीचर, बिल्डिंग्स, कंप्यूटर्स, ट्रक्स एटसेट्रा, इक्विपमेंट एटसेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ से हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस का सेक्शन शुरू हो रहा है। इसमें हमने 7 क्वेश्चन लिए हैं आज के लेक्चर में। आगे से हमने आपको जैसे बताया कि हम हर वीक कम से कम एक आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। और साथ ही हमने और डिसीजन लिया है कि हम राज्यसभा टीवी की डिबेट जो इम्पोर्टेंट है यूपीएससी आईएएस के एग्जाम की दृष्टि से, इंटरनेशनल अफेयर्स पर जो आपने देखा होगा, जो बिग पिक्चर देखा होगा, हम आपको इसका हिंदी ट्रांसलेटेड और हिंदी ट्रांसलेशन वर्जन आपको लेक्चर फॉर्म में विद पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया करेंगे। और साथ ही द हिंदू न्यूज़ एडिटोरियल डेली आपको हिंदी ट्रांसलेशन और हिंदी में ही आपको एनालिसिस आपको प्रोवाइड किया जाएगा और उसकी पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। निम्न में से किस प्रकार की मजदूरी सबसे उच्च प्रकार की मजदूरी को प्रदर्शित करती है? एक चीज़ और आपको बताना थी कि जैसे कि आपको पता होगा कि हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि एक तो उनके लिए अच्छा अखबार अवेलेबल नहीं है, जैसे कि इंग्लिश मीडियम्स के लिए द हिंदू है, तो द हिंदू में बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स होते हैं और एडिटोरियल सेक्शन उनका बहुत अच्छा होता है, जिसकी कंपैरिजन किसी अन्य न्यूज़पेपर से नहीं कर सकते। और किसी भी हिंदी न्यूज़पेपर से तो बिल्कुल नहीं कर सकते, चाहे वो दैनिक जागरण हो, दैनिक भास्कर हो या अमर उजाला हो। इस तरह के किसी भी न्यूज़पेपर में उसके मतलब इनका 10% भी रिलायबल या आप कह सकते हैं इतना अच्छा एडिटोरियल नहीं प्रोवाइड किया जाता है किसी भी न्यूज़पेपर में जितना द हिंदू में प्रोवाइड किया जाता है। और हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए दिक्कत आती है इंग्लिश की, इसलिए हम आपको इस हिंदू एडिटोरियल का हिंदी ट्रांसलेशन करके आपको, जैसे कि हमने एक प्रैक्टिकल बेसिस पर हमने कुछ 1-2 महीने पहले एक हिंदू का लेक्चर डाला था जो आपको बिल्कुल हिंदी ट्रांसलेटेड था। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की, हमने उसमें एक लेक्चर डाला था। बिल्कुल हम आपको और भी उससे अच्छी फॉर्म में प्रोवाइड कराया करेंगे, जिसकी पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी में प्रोवाइड कराई जाएगी। तो देखते हैं हम अपना क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार की मजदूरी सबसे उच्च प्रकार की मजदूरी को प्रदर्शित करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेजेस रिप्रेजेंट द हाईएस्ट टाइप ऑफ वेजेस? ऑप्शन ए निर्वाह मजदूरी, लिविंग वेजेस, ऑप्शन बी न्यूनतम मजदूरी, मिनिमम वेजेस, ऑप्शन सी उचित मजदूरी, फेयर वेजेस, और ऑप्शन डी आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजदूरी, नीड बेस्ड मिनिमम वेजेस। आपको इन चारों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और इसमें बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए निर्वाह मजदूरी। लिविंग वेजेस, जीवन निर्वाह मजदूरी से अभिप्राय ऐसी मजदूरी से है जिसकी प्राप्ति से श्रमिक न केवल स्वयं के भरण पोषण करने की स्थिति में हो बल्कि अपने बच्चों, स्त्री आदि आश्रितों के भरण पोषण, जीवन बीमा, आवास, वस्त्र आदि, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन करने की आर्थिक क्षमता भी रख सके और सभ्य नागरिक की भांति अपना जीवन यापन कर सके। लिविंग वेजेस मीन्स सच वेजेस बाय विच द लेबरर्स आर नॉट ओनली इन अ पोजिशन टू मेंटेन देमसेल्व्स बट ऑल्सो टू मेंटेन देयर चिल्ड्रन, विमेन एटसेट्रा डिपेंडेंट्स, लाइफ इंश्योरेंस, हाउसिंग, क्लॉथिंग, एजुकेशन, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, इकोनॉमिक एबिलिटी एंड कैन ऑल्सो लिव लाइक ए सिविलाइज्ड सिटीजन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सभी नागरिकों को न्यूनतम मजदूरी प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ए प्रोविजन हैज बीन मेड टू प्रोवाइड मिनिमम वेजेस टू ऑल सिटीजन्स? ऑप्शन ए अनुच्छेद 38, आर्टिकल 38, ऑप्शन बी अनुच्छेद 38A, आर्टिकल 38A, ऑप्शन सी अनुच्छेद 39, आर्टिकल 39, ऑप्शन डी अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जिसने पॉलिटी पढ़ी होगी उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेगा वो ऐसा स्टूडेंट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 39। संविधान के अनुच्छेद 39 के अनुसार राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो
according to the Article 39 of the Constitution, the state will conduct its policy in such a way that all citizens, men and women, should have equal right to get adequate means of livelihood. Question number 13. निम्न में से कौन वेतन निधि सिद्धांत के समर्थक थे? Who among the following are the supporters of the wage fund doctrine? ऑप्शन है प्रोफेसर कालेची। आप देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में, ईपीएफओ के प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। प्रोफेसर कालेची, ऑप्शन बी प्रोफेसर कार्लडोर, ऑप्शन सी एडम स्मिथ और ऑप्शन डी जॉन स्टुअर्ट मिल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जॉन स्टुअर्ट मिल। वेतन निधि सिद्धांत ये भी हमने आपको अपने इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज के लेक्चर में पढ़ाया है। जॉन स्टुअर्ट मिल इसके समर्थक हैं। मजदूरी, श्रम की मांग और आपूर्ति जनसंख्या और पूंजी पर निर्भर करती है। जनसंख्या से यहाँ श्रमिक समुदाय अभिप्रेत है। पूंजी से अभिप्राय ऐसी पूंजी से है जो श्रम के सीधे प्रयोग में लाई जाती है। इसे उन्होंने वेजेस फंड कहा है, जिसे नियोजक अपने कारोबार में लगाना चाहता है। द वेज फंड डॉक्ट्राइन, जॉन स्टुअर्ट मिल इज इट्स सपोर्टर। द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ वेज लेबर डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन एंड कैपिटल। द पॉपुलेशन हेयर मीन्स द लेबर कम्युनिटी। यहाँ पॉपुलेशन का मीन जो है वो लेबर कम्युनिटी से है, सिर्फ उसी पॉपुलेशन से है जो लेबर के अंतर्गत आती है। कैपिटल मीन्स सच कैपिटल विच इज डायरेक्टली यूज्ड फॉर लेबर। ही कॉल्ड इट द वेजेस फंड विच द एम्प्लॉयर वांट्स टू पुट इन हिज बिजनेस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजदूरी के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नीड बेस्ड मिनिमम वेजेस। इसके लिए आपको इसकी डेफिनेशन बिल्कुल ब्रॉडली पता होनी चाहिए। स्टेटमेंट 1, ऐसी मजदूरी जो श्रमिकों को मूल मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। वेजेस दैट आर सफिशिएंट टू मीट द बेसिक ह्यूमन नीड्स ऑफ द वर्कर्स। स्टेटमेंट 2, ऐसी मजदूरी पर सर्वप्रथम भारतीय श्रम सम्मेलन 1987 में विचार किया गया था। सच वेजेस वर फर्स्ट कंसिडर्ड इन द इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस 1987। ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। ऐसी मजदूरी पर सर्वप्रथम भारतीय श्रम सम्मेलन 1957 में विचार किया गया था। भारतीय श्रम सम्मेलन ने सर्वप्रथम इसकी परिभाषा को इस प्रकार स्पष्ट किया है कि आवश्यकता आधारित मजदूरी वो मजदूरी है जो किसी भी अन्य बात का विचार किए बिना श्रमिकों की मूल मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। Such wages that were first considered in the Indian Labour Conference in 1957. The Indian Labour Conference has first clarified its definition as need-based wages are wages that are sufficient to meet the basic human needs of the labor without considering anything else. अगला क्वेश्चन नंबर 15। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। स्टेटमेंट 1, इस अधिनियम की धारा 16 में निरीक्षक की योग्यता के संबंध में उल्लेख किया गया है। इट इज मेंशन इन सेक्शन 16 ऑफ दिस एक्ट रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन ऑफ इंस्पेक्टर। स्टेटमेंट 2, इस अधिनियम के अनुसार किसी भी क्षेत्र के लिए निरीक्षकों की संख्या 10 निर्धारित की गई है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द नंबर ऑफ इंस्पेक्टर फॉर एनी एरिया हैज बीन फिक्स्ड एट 10। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोई नहीं। धारा 16 में समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निरीक्षकों की नियुक्ति की घोषणा करती है। निरीक्षकों की योग्यता का उल्लेख इस अधिनियम में नहीं किया गया है। निरीक्षकों की संख्या कितनी होगी ये समुचित सरकार के ऊपर निर्भर करेगा। निरीक्षकों की संख्या भी निश्चित नहीं है। इन सेक्शन 16 द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट announces the appointment of inspectors by notification in the gazette. The qualification of inspector is not mentioned in this act. Number of inspectors, what will be the number of inspectors? It will depend on the appropriate government. The number of inspectors is not definite. Question number 16, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के उल्लंघन के संबंध में निम्न में से सही कथन चुनिए। With reference to the violation of the Minimum Wages Act 1948, choose the correct statement from the following. Statement 1, किसी भी नियोजक द्वारा
अपने कर्मकारों से 8 घंटे से अधिक काम लेना दंडनीय अपराध है। इट इज पनिशेबल ऑफेंस बाय एनी एम्प्लॉयर टू टेक मोर देन 8 आवर्स ऑफ वर्क फ्रॉम हिज वर्कर्स। स्टेटमेंट 2, इस अधिनियम का उल्लंघन होने पर 1 वर्ष का कारावास या 500 रुपये या दोनों हो सकता है। 1 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ ₹500 फॉर वायोलेशन ऑफ दिस एक्ट और इट कैन बी बोथ। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोई नहीं। जब नियोजक द्वारा धारा 13 के किसी नियम या दिए गए आदेश का उल्लंघन करता है तो धारा 13 में निर्धारित काम के घंटों से अधिक कर्मकारों से काम लेना दंडनीय अपराध होगा। कारावास, इसमें कारावास 6 महीने तथा और 500 रुपये तक का आर्थिक दंड या दोनों एक साथ दिए जा सकते हैं। ये अपराध की गंभीरता तथा सुसंगत तथ्यों पर निर्भर करेगा। When the employer violates any of the rules or orders of Section 13, it is punishable offence to take work more than the work hours prescribed in Section 13। यानी कि Section 13 जो है इस एक्ट का, उसमें जितने घंटों का मेंशन किया गया होगा उतने ही घंटे कोई भी नियोजक अपने कर्मकारों से काम ले सकेगा, उससे ज़्यादा नहीं। यानी कि 8 घंटे का टाइम कोई फिक्स टाइम नहीं है। सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग जितना उसमें टाइम दे रखा होगा उतने ही घंटे टाइम, इतने ही घंटे कोई भी नियोजक या कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से काम ले सकता है। इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ एंड फाइनेंशियल पनिशमेंट अप टू ₹500 और बोथ कैन बी गिवन साइमल्टेनियसली। दिस विल डिपेंड ऑन द सीरियसनेस ऑफ द क्राइम एंड द रेलिवेंट फैक्ट्स। अगला क्वेश्चन नंबर 17 और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के संबंध में सही कथन चुनिए। स्टेटमेंट 1, इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। स्टेटमेंट 2, केंद्रीय सलाहकार परिषद के सदस्यों की संख्या केंद्र सरकार के विवेक पर निर्भर करेगी। स्टेटमेंट 3, केंद्रीय सलाहकार परिषद में 1/3 सदस्य स्वतंत्र व्यक्ति होंगे। स्टेटमेंट 4, केंद्रीय सलाहकार परिषद में स्वतंत्र सदस्यों में से ही अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन सी 2 और 4, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। स्टेटमेंट 1, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेटमेंट 2, the number of the members of the Central Advisory Council will depend on the discretion of the central government. Statement 3, 1/3 of the members of the Central Advisory Council shall be independent persons. Statement 4, the chairman will be appointed from among the independent members in the Central Advisory Council. Option A 1 only, option B 1, 2 and 4, option C 2 and 4, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन केवल केंद्र सरकार करेगी। इसके सदस्य केंद्रीय सरकार द्वारा नामित होंगे। उनकी संख्या केंद्र सरकार के विवेक तथा कार्य की आवश्यकता एवं कार्य की अधिकता पर निर्भर करेगी। उनके लिए अधिसूचित नियोजनों के नियोजक तथा कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने के उद्देश्य से सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। दोनों के नामित प्रतिनिधियों की संख्या समान होगी, यानी कि नियोजक और कर्मकार, यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों के द्वारा चुने गए सदस्य समान होंगे। इसके अतिरिक्त कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 संख्या में स्वतंत्र व्यक्ति नियुक्त किए जाएंगे और स्वतंत्र सदस्यों में से कोई भी एक अध्यक्ष नियुक्त होगा। The Central Advisory Council will be constituted only by the central government. Its members will be nominated by the central government. Their number will depend on the discretion of the central government and the requirement of the work and the access of work. Members will be appointed for them for the purpose of representing the plant employers and workers. The number of nominated representatives of both will be the same. In addition, 1/3 of the total numbers of members will be appointed as independent persons. One of the independent members will be appointed as the chairman. तो आज के लेक्चर में हमारा इतना ही था। अब आगे से हम आपको जैसे बताया, एक बार फिर बताते हैं कि अब हमारा पर वीक कम से कम एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद हम आपको यूपीएससी आईएएस के एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से आपको एक लास्ट ईयर मई 2020 से लेकर टिल डेट, यानी कि अब तक के करंट अफेयर्स पर बेस्ड
हम आपको क्वेश्चन बिल्कुल यूपीएससी फॉर्मेट में और अप टू द मार्क उसी लेवल के लगभग यूपीएससी लेवल के ही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम राज्यसभा टीवी डिबेट का हिंदी ट्रांसलेशन वर्जन पीडीएफ के साथ आपको प्रोवाइड करेंगे और द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शंस को हम हिंदी में एनालिसिस करेंगे। साथ ही इसका कंटेंट भी, एडिटोरियल को भी हिंदी ट्रांसलेशन में हम आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे। हिंदी ट्रांसलेटेड आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।